दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके इस फेवरेट यूट्यूब चैनल पर। और आप सुन रहे हैं सम्राट अशोक के जीवन से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ, जिसको लिखा है, जिस किताब को लिखा है मधुकर पिपलायन ने। और हम सुन रहे हैं चौथा अध्याय, जिस पर हम सम्राट अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। दिव्यावदान में अशोक की मां का नाम सुंगदाग्री मिलता है। यह चंपा के ब्राह्मण की कन्या थी। वह अत्यंत सुंदरी थी, इसीलिए उसे जनपद कल्याणी भी कहा जाता है। ज्योतिषियों की सलाह के अनुसार उसके पिता ने उसे महाराज बिंदुसार को भेंट किया था। उस जमाने में राजाओं के अंतःपुर में अनेक रानियां होती थी। शुभदांगरी के अंतःपुर में पहुंचते ही सभी रानियां आशंकित हो गई। उन्हें डर था कि अपने अपूर्व सौंदर्य के कारण शुभदांगरी कहीं अग्रिम ही सी पटरानी न बन जाए। इसीलिए उन्होंने अपनी स्थान सुरक्षित रखने की दृष्टि से ढाहवश उसे नाइक का काम सिखाया। अब शुभदांगरी राजा के सिर की मालिश करने लगे। शुभदांगरी ने राजा की मालिश में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। राजा उस जनपद कल्याणी की सेवा में से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे अपनी अग्रमहिम घोषित किया। सभी रानियों की चाल पर पानी फिर गया। कुछ समय बाद शुभदांगरी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा ने उससे पूछा, भद्रे, इस बालक का क्या नाम रखा जाए? पुत्र पाकर रानी बहुत प्रसन्न थी। उसने राजा को तुरंत कहा, महाराज, इसके जन्म से मैं शोक रहित हो गई हूँ। मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई। राजा ने रानी के इन शब्दों को सुनकर अपने बालक का नाम अशोक रख दिया। अशोक वदान के अनुसार युवराज पुत्र अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। इसी वर्ष उसके दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सीरिया के राजा सेल्यूकस द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण को विफल किया था। यह अशोक के जन्म की शुभ घटना थी। सम्राट चंद्रगुप्त ने इस अवसर पर सीरिया के अधीन 4 प्रदेशों, एरिया जिसको आज हेरात कहते हैं, अरकोसिया, कंदहार जिसे कहते हैं, गंडोरिया, बलूचिस्तान जिसे कहते हैं, और परोपिनस जिसे हिंदुकुश कहा जाता है, को भारत में मिला लिया। राजा के अन्य कुमारों के समान अशोक की शिक्षा दीक्षा की भी उचित व्यवस्था की गई। अशोक अपने सभी भाइयों में तीव्र और कुशाग्र बुद्धि का धनी था, इसीलिए उसने शीघ्र ही सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। यह देखकर उसके सौतेले भाई उससे ईर्ष्या करने लगे। विभिन्न प्रकार की कुटिल चालों से उसे नीचा दिखाने का प्रपंच रचने लगे। अशोक एक सौतेले भाई का नाम सुसीम था। वह आयु में भी सबसे बड़ा था। राज्य परंपरा के अनुसार बिंदुसार उसे उत्तराधिकार बनाना चाहते थे, किंतु अशोक की तीव्र वृद्धि देखकर उसके आमत्य उसको उत्तराधिकारी बनाने के पक्ष में थे। इससे राजा बड़े असमंजस में पड़ गया। उसने सभी कुमारों की परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा का आजीवक संप्रदाय के साधुओं पर बहुत विश्वास था। उस समय उसके दरबार में पिंगल वत्स जीव नामक एक आजीवक साधु आया हुआ था। राजा ने उससे कहा कि आप सभी कुमारों की परीक्षा लेकर हमें बताएं कि उनमें से सबसे योग्य कौन है। आजीवक साधु ने कहा, आप सभी कुमारों को सुवर्ण मंडप उद्यान पे बुलवाएं, मैं वहां उनकी परीक्षा लूँगा। राजा ने सभी कुमारों को उद्यान में पहुंचने का आदेश भिजवाया। सभी कुमार उद्यान में पहुंचने की तैयारी करने लगे, किंतु अशोक ने वहां जाने का मन नहीं बनाया। जब उसकी माँ शुभदांगरी ने उससे पूछा तो वह उद्यान क्यों नहीं जा रहा, तो उसने कहा, माँ, मैं अन्य कुमारों की तरह सुंदर नहीं हूँ। राजा को तो मेरी शक्ल भी पसंद नहीं है। मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? किंतु माँ को समझाने पर अशोक राजी हो गया। उसने कहा, माँ, तू कहती है तो मैं जाता हूँ, मेरे लिए वहाँ भोजन भेज देना। सभी कुमार सोने चांदी में सुसज्जित रथों पर बैठकर पहले से ही उद्यान पहुंचकर सुसज्जित आसनों पर बैठ चुके थे। अशोक हाथी पर सवार होकर उद्यान पहुंचा। उद्यान में उसके बैठने के लिए कोई आसन ही नहीं बचा था। वह अपना दुकुल दुपट्टा बिछाकर वहीं जमीन पर बैठ गया।
सभी कुमारों के लिए सोने चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा गया। अशोक के लिए उसकी माँ ने मिट्टी के बर्तन में भोजन भिजवाया। भोजन ग्रहण कर चुकने के बाद महाराज बिंदुसार ने आचार्य वत्सजीव से पूछा, इन सभी कुमारों में आपको सबसे अधिक योग्य लगता है कौन? आचार्य ने देखा कि सभी कुमार सुसज्जित सोने चांदी के रथों में बैठकर आए थे, किंतु अशोक पराक्रमी राजाओं की भांति बहुत शान से के साथ हाथी की सवारी में बैठकर आया। सभी कुमार ऊंचे सोने चांदी के आसनों पर बैठकर सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कर रहे हैं, किंतु अशोक जमीन पर बैठकर मिट्टी के साधारण बर्तनों में सादा शुद्ध भोजन कर रहा था। आचार्य ने कहा, जो राजकुमार धरती माता और उसकी मिट्टी को इतना अधिक महत्व देता है, यही प्रजा का असली हितकारी होगा। अतः उसने घोषणा की कि उपस्थित सभी कुमारों में अशोक ही सबसे योग्य है। आचार्य वत्सजीव और सभी अमात्यों की राय अशोक के पक्ष में होने पर भी महाराजा बिंदुसार ने अपने सबसे बड़े पुत्र सुसीम और अशोक दोनों को उपराजा घोषित कर दिया। महाराज बिंदुसार द्वारा कुमार सुसीम को उपराजा बनाकर तक्षशिला भेजा और कुमार अशोक को उपराजा बनाकर उज्जैन के लिए रवाना कर दिया। अशोक इस निर्णय से बहुत प्रसन्न था। उसने उज्जैन जाने की सभी तैयारियां शुरू कर दी। अपने साथ नौकर चाकरों और सैनिकों को लेकर हाथी पर सवार होकर वो उज्जैन के लिए चल दिया। रास्ते में विदिशा नगरी पड़ी। थके माने अशोक ने वहां अपना पड़ाव डाला। इस भव्य नगरी के नगर सेठ बहुत संपन्न थे। वहां के एक नगर सेठ की देवी नामक सुंदर कन्या से कुमार का परिचय हुआ। दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए। यह देखकर नगर सेठ ने अपनी कन्या का विवाह कुमार अशोक के साथ संपन्न करा दिया। वास्तव में देवी शाक्य कुल से ही थी, किंतु परिस्थितिवश उसके पूर्वजों ने विदिशा में आकर वाणिज्य का कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। विदिशा के कुछ दिन ठहरकर अशोक अपनी रानी विदिशा महादेवी के साथ उज्जैन पहुंचा। उज्जैन पहुंचकर उसने वहां की सभी बिगड़ी परिस्थितियों को अपनी कार्य क्षमता और नीति कौशल के बल पर ठीक कर लिया। विवाह के 1 वर्ष बाद रानी देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम महेंद्र रखा गया। इसके 2 वर्ष के बाद पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम संघमित्रा रखा गया। यही दोनों उसके पुत्र पुत्री बाद में बौद्ध संघ में दीक्षित होकर श्रीलंका में धर्मदूत बनकर पहुंचे थे, जिसके कारण श्रीलंका में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रभाव और प्रसार हुआ। अशोक बचपन से ही वीर और दृढ़ संकल्पी थे। उसने अपनी कार्य कुशलता और मृदु व्यवहार से उज्जैन में सब नगरवासियों का मन मोह लिया। उसके यश की खबर महाराज बिंदुसार तक पहुंची। इस समय तक्षशिला के कुमार सुसीम वहां का उपराजा था, किंतु वो वहां की स्थिति को संभाल न सका। तक्षशिला की जनता में असंतोष व्याप्त था, अतः राज्य सत्ता के प्रति विद्रोह बढ़ता ही गया। महाराज बिंदुसार ने अशोक को उज्जैन से बुलाने का संदेश भेजा, किंतु वही अकेला ऐसा राजकुमार था जो हर चुनौती का सामना करने में पूर्ण सक्षम था। राजाज्ञा मिलते ही अशोक पाटलिपुत्र के लिए निकल पड़ा। उसने अपनी रानी महादेवी को उसके पिता के घर विदिशा में ही छोड़ दिया। केवल अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को ही साथ लेकर पाटलिपुत्र पहुंचा। पाटलिपुत्र पहुंचने पर महाराज बिंदुसार अपनी और महारानी शुभदांगरी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत भरोसे और विश्वास के साथ अशोक की आज्ञा दी। कुमार तक्षशिला में बहुत अशांति है। लोगों ने राजा के विरुद्ध झंडा खड़ा कर दिया है, जाओ उसे शांत करो। अशोक ने तक्षशिला पहुंचने से पूर्व भी वहां की जनता को यह समाचार मिल चुका था। उन्होंने नगर को अच्छी तरह सुसज्जित किया, नगर द्वार बनाए। जैसे ही अशोक अपने सैनिकों के साथ दाखिल हुआ, नगरवासियों ने फूलों की वर्षा करके उनका शानदार स्वागत किया। स्वागत सत्कार के बाद तक्षशिला की जनता ने कुमार अशोक से निवेदन की कि महाराज, तक्षशिला के नागरिक शांति प्रिय हैं, वे राजद्रोही नहीं हैं। वास्तव में हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हुए, हमें सदैव अपमानित किया जाता है। यहाँ की प्रजा के कल्याण के लिए हमें अब योग्य शासक चाहिए। अशोक एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने वहाँ की जनता की भावनाओं का सम्मान किया। थोड़े दिनों में ही सबका मन जीत कर शांति स्थापित की। कुछ दिनों तक वह तक्षशिला में ठहरा। जब उसने देखा वहाँ पूर्ण रूप से शांति स्थापित हो गई, तो पाटलिपुत्र लौट आए। महाराज बिंदुसार को तक्षशिला की पूरी जानकारी देकर वह पुनः महारानी देवी को विदिशा से अपने साथ लेकर उज्जैन लौट आए। थोड़े दिनों बाद उन्हें समाचार मिला कि महाराज बिंदुसार मरणासन अवस्था में हैं। इस समय पाटलिपुत्र में उनके पास न उपराजा सुसीम था न उपराजा अशोक। महाराज बिंदुसार की इस समय इच्छा थी कि उनके मृत्यु के
बाद सुसीम ही सम्राट बने, किंतु उनके आमत्यों के विचार अनुसार केवल अशोक ही योग्य उत्तराधिकारी हो सकता था। सम्राट अशोक को उज्जैन से तुरंत पाटलिपुत्र आने का संदेश भिजवाया। अशोक संदेश पाकर तुरंत पाटलिपुत्र पहुंचा। महाराज ने जब देखा कि सुसीम का कहीं कोई अता पता ही नहीं, केवल अशोक ही उसके पास है, राजा ने अपना अंतिम समय नज़दीक आता देख अपने सिर से मुकुट उतार कर अशोक के सिर पर रख दिया। इस प्रकार अमात्यों के प्रयत्नों से अशोक को सम्राट का पद प्राप्त हुआ। अशोक के राजा बनते ही राजमहल में खुशियां छा गए। उन्होंने अशोक के सामर्थ्य और शक्ति का पूरा विश्वास था। अशोक ने सम्राट बनने से राजधानी पाटलिपुत्र में उत्सव मनाया जाने लगा, किंतु महाराज उपराजा सुसीम को जब यह समाचार मिला तो बहुत उत्तेजित हो उठा। उसने अपने सैनिकों के साथ तक्षशिला से पाटलिपुत्र की ओर कूच कर दिया। कहते हैं अशोक ने उसका वध करने की योजना बनाई। उसने पाटलिपुत्र के बाहर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सैनिकों को बैठा दिया। जैसे ही राजकुमार सुसीम ने पाटलिपुत्र की सीमा में प्रवेश किया, अशोक के सैनिकों ने उसे घेर कर मार गिराया। इस प्रकार अशोक के समक्ष अब कोई राज्य का दावेदार नहीं रहा, वह मगध के एक छत्र महाराज बन बैठे। इस प्रकार से इस सम्राट अशोक के प्रारंभिक जीवन की ये जानकारी रही। अगले अध्याय पे हम सम्राट अशोक के राज्याभिषेक से जुड़ी हुई जानकारियाँ पढ़ेंगे। इसके बाद कलिंग के अंतिम युद्ध की जानकारी पढ़ेंगे। इस प्रकार से कैसे कैसे सम्राट अशोक ने भारतवर्ष में बौद्ध धर्म और उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें, धम्म, और कैसे देश को विकसित किया और एक सम्राट के रूप में अपना कीर्तिमान स्थापित किया। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए और धन्यवाद।